अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन शुमाली इलाका जात की जो अपने देवमालाई हुस्न और फलकबोस पहाड़ों की निस्बत पूरी दुनिया के सियाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बात करें अगर गिलगित बल्तिस्तान की या स्कर्दू की, चिल्लास की या फिर गिजर की, आज हर कोई इन इलाकों में जाना चाहता है, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि उन इलाकों को पाकिस्तान के दीगर इलाकों से मिलाने वाली शाहराएं आज टूट फूट का शिकार हैं और यही वजह है कि वहां पर सियाहत के फरोग में एक बहुत बड़ी रुकावट हायल है। कराकरम के पहाड़ों में घिरा हुआ जिला स्कर्दू सियाहों को अपनी जानिब खींचता है, जहां के लोग इंतहाई मिलनसार, खुश मिजाज और मेहमान नवाज हैं। शायद यही वजह है कि सियाह इस इलाके में खिंचे चले आते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं कासिम भट्ट की इस रिपोर्ट में। देवमालाई वादी बल्तिस्तान को फितरत ने बेपनाह नवाजा है। इस वादी का हर रोग निराला है। ताहद निगाह सब्जे की बहार, बुलंद वाला पहाड़ों के हिसार में शोर करते नदी नाले झरने, कहें खुबानी के दरख्तों की बहार तो कहें जर्दी माइल पत्तों की पोशाक पहने। दिलफरेब नजारे इस धरती के चारों मौसम दिलफरेब हैं। सर्दियों में पहाड़ों की पोशाक बर्फीली होती है तो बहार में इन संगलाह चट्टानों का हिसार दिलफरेब नजारों की पैरादारी पर मामूर होते हैं। दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले इस खित्ते में वाक़ा हैं। यूं कहिए कि 3 बुलंदतरीन सिलसिलों ने इस धरती को घेरे रखा है। सिलसिला कराकरम की बुलंदतरीन चोटी K2 इस खित्ते के माथे का जुमर है। गशबुम 1, गशबुम 2, ब्राड पीक समेत मुतअद्दिद देव हेकल पहाड़ यहाँ वाक़ हैं, जिन पर मुहिमजोई के लिए सैकड़ों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। दुनिया में जो 14 पीक ऐसे हैं जो कि 8000 मीटर से हाई है, उनमें से 5 गिलगित बल्तिस्तान में मौके हैं। इनका जो रेवेन्यू आप देखा जाए तो $मिलियन में रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर साल आते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल अगर इसको प्रमोट किया जाए तो हम समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान एक टूरिज्म इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार करेगा। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली स्कर्दू को दुनिया के जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उससे डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए। एक तरफ बुलंद पहाड़ी सिलसिले हैं तो दूसरी जानिब शेर दरिया सिंध यहाँ सदियों से बह रहा है। दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सरहद सहरा और दूसरा बुलंद तरीन सतह मुर्तफा देवसाई भी यहाँ रहनाइयाँ बखेरता है। यहाँ के मकामी खेल भी मशहूर हैं, जिनमें पोलो और जख और दीगर खेल शामिल हैं। बहुत ज्यादा डाइवर्स इलाका है। यहाँ पर आपको हर चंद किलोमीटर के बाद एक अलग सा मंजर मिल जाता है। सरहद सहरा यहाँ पर है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो सयाहों की नजरों से ताहाल ओझल है और सयाह वहां तक पहुंच नहीं सका। मीडिया ने गिलगित बल्तिस्तान को प्रमोट करने में कलीदी किरदार अदा किया। यहाँ के फोटोग्राफर्स ने कलीदी किरदार अदा किया है। पोलो, जिसे खेलों का बादशाह भी कहा जाता है, को पोलो यहाँ पर एक गेम खास तौर पर खेली जाती है। और इसके अलावा जो जखरानी है, जो मुकामी नौयत की कश्ती तैयार होती है और दरिया सिंध की तेज मौजों पर यहाँ के खिलाड़ी जो है राफ्टिंग करते हैं। पानी के वसाइल से भी यह खित्ता मालामाल है। बैन के बाद पानी के बड़े जखायर इसी खित्ते में वाक़ हैं, जिनमें सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर और बल्तरो ग्लेशियर शामिल हैं। यहाँ बेशुमार ग्लेशियाई झीलें और मीठे पानी के जखायर हैं। सयाहती हवाले से मालामाल खित्ते में सयाहती सरगर्मियां पूरा साल जारी रहती हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की हैसियत देने के बाद तवक्को जाहिर की जा रही है कि यहाँ सयाहती सरगर्मियां मजीद तेज होंगी। मुहिमजोई के शौकीन अफराद के लिए खित्ता जन्नत से कम नहीं। यहाँ बेशुमार ट्रैकिंग पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ आप मुहिमजोई का शौक पूरा कर सकते हैं। सड़कों की हालत अब कदरे बेहतर जरूर हुई है और शहराए बल्तिस्तान की तकमील के बाद ये इलाका सयाहत का मरकज और सयाहों के लिए जन्नत बन जाएगा। लेकिन बाज नए सयाहती मकामात तक रसाई के लिए अब भी सड़कें नाकाफी हैं। अहम सयाहती मकामात तक आज भी सयाहों की रसाई मुमकिन नहीं। होटलिंग का शोबा भी अब तेजी से फाल हो रहा है, ताहम इसमें अब भी बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि होटल्स की मौजूदा तादाद सयाहों की आमद के एतबार से काफी कम है। शाहराए बल्तिस्तान की तामीर और स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने के बाद बल्तिस्तान सयाहत का मरकज बन जाएगा। कैमरामैन सईद इमदाद हुसैनी के साथ कासिम भट्ट, आज न्यूज, स्कर्दू। स्कर्दू का अहवाल तो आपने कासिम भट्ट से जाना। अब बात करेंगे गिलगित को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाले इलाके गिजर की, जिसका जिलाई दारुल हुकूमत है गाकूच। झीलों की सरजमीन कहलाए जाने वाले इस इलाके में ट्राउट मछली बकसरत पाई जाती है। सालाना हजारों की तादाद में
سیاح اس جنت نظیر وادی کا رخ کرتے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ ضلع کی چاروں تحصیلوں کی سڑکیں خستہ حال ہیں، جبکہ گزر چترال بین الصوبائی شاہراہ بھی آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے دردانہ شیر سے۔ گلگت چترال روڈ مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ NHA کو حوالہ کیے ہوئے 1 سال ہوا ہے، لیکن نہ اس روڈ کی مرمت ہو رہی ہے اور نہ مناسب دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ تو تارکول بچھایا گیا ہے، سڑک مکمل طور پر کچی ہونے کی وجہ سے یہاں کے عوام اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم یہاں کے چند جو مقامی لوگ ہیں ان سے بات کریں گے اس روڈ کے حوالے سے کہ NHA کس حد تک کام کر رہا ہے، کیا ان کے کام سے یہ لوگ مطمئن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے NHA کا صرف نام سنا ہے کہ گلگت چترال روڈ پر NHA کا کام کر رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ NHA کے ابھی تک چترال روڈ پر کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی ہے۔ گلگت چترال روڈ اس وقت خطرات کا منظر پیش کر رہا ہے، جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے آئے روز ایکسیڈنٹ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ایریے میں آ گئے، تو یقیناً ٹورسٹ کے لیے روڈ ریڈ کی اڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ روڈ جو 2 سال سے کام جاری ہے لیکن کام میں تیزی نہیں ہے، اسی وجہ سے کافی جو ہے ٹورسٹ آنے میں ان کے لیے مشکلات ہو رہا ہے۔ اسی لیے اگر کام وقت پہ ہو اور اگر معیاری ہو تو یقیناً ٹورسٹ آئیں گے۔ اگر روڈ تھوڑا بھی بہتر ہو تو یقیناً یہاں بہت زیادہ رش ہوگی، یہ سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں۔ جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی بات کرتے ہیں وہ اگر ادھر آ جائے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور میرا عرض یہ ہے PM صاحب سے، پرائم منسٹر پاکستان سے، کہ ویسا بھی یہ جو صحت کے جو مقامات ہیں وہاں ان کے پرموٹ کے لیے بہت بڑی محنت کر رہے ہیں، اور اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اہم چیز کی جو ضرورت ہے وہ ہے سڑکیں۔ تو یہاں پہ جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا آنا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان سڑکوں کی مکمل طور پر مرمت کی جائے تاکہ سیاحت کے مقامات جو ہے مزید فعال ہو سکے اور لوگوں کے آنے جانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ضرور اس کے اوپر فوری طور پر کام ہوگا اور لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ بالکل، یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی باتیں آپ نے سن لی۔ ان کا کہنا ہے کہ گلگت چترال روڈ مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور ان کا NHA کے حکام سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس روڈ کی اگر تعمیر نہیں ہو رہی ہے تو مرمت کیا جائے تاکہ عوام کو آمد و رفت کے سلسلے میں سہولتیں دستیاب ہوں۔ جی رپورٹ کر رہے تھے دردانہ شیر۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر حکومتی موقف لیں گے کہ آیا حکومت ان تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے، اور مزید سوالات کے جواب بھی لیں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے سیاحت کے فروغ میں حائل رکاوٹوں پر بات کی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے گلگت کے وزیر مواصلات سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ اگر گلگت بلتستان میں سیاحت کی اگر بات کریں تو جتنے مواقع پاکستان میں سیاحت کے ہیں وہ گلگت بلتستان کی طرح کہیں پر نہیں ہیں۔ یہاں پر بیک وقت اتنی ڈائیورسٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے کوہ قراقرم، ہندو کوش اور ہمالیہ کے جنکشن گلگت بلتستان میں ہیں۔ 14 جو بلند ترین دنیا کی پہاڑی چوٹیاں ہیں جن کی بلندی 8000 میٹر سے بلند ہے، اس میں سے 5 گلگت بلتستان میں موجود ہیں۔ دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ K2 جسے بلتی زبان میں چھوگوری کہا جاتا ہے، وہ بھی گلگت بلتستان میں اسکردو میں موجود ہے، اسکردو کا ضلع شگر میں۔ اسی طرح دیوسائی اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اسکردو میں کولڈ ڈیزرٹ بھی، دنیا کی 2nd ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مختصراً یہ کہ قطبین کے بعد گلیشیئر کے یعنی صاف پانی کے جو ذخائر ہیں، گلیشیئر ہیں، وہ بھی گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ صاف پانی کے ذخائر موجود ہیں۔ اتنی ڈائیورسٹیز ہیں، بیک وقت آپ آبشار، سبزہ زار، صحرا، دریا، پہاڑ، کھیت کھلیان اور لش گرین ویلیز اور ہائی ویلیز، یہ ساری گلگت بلتستان کی اپرچونیٹیز میں سے ہے، پوٹینشلز میں سے ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ نے ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے
3-4 बुनियादी स्टेप्स उठाए हैं। एक तो हमारी टूरिज्म पॉलिसी थी, वो मैच्योर पॉलिसी नहीं थी। अब हम टूरिज्म पॉलिसी को हम मैच्योर कर रहे हैं और उसके नतीजे में तमाम तर जो हमारे सयाह गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ लाएंगे उनको तमाम तर सहूलतें फराहम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में अभी तक गवर्नमेंट ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पे काम शुरू किया हुआ है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास जहां सयाह यहाँ आते हैं तो उनके लिए पहला तो यहाँ कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था नहीं दुनिया से। यहाँ पे जो सयाह आना चाहते थे वो मुख्तलिफ एयरपोर्ट से होकर यहाँ पर आते थे। अब स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा चुका है, जिसके नतीजे में इंशाल्लाह इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से ऑपरेट हो जाएंगे। दूसरा मसला कनेक्टिविटी का था, जमीनी रस्ते का था। स्कर्दू या आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो KKH के अलावा यहाँ पे कोई रास्ता था नहीं जो पाकिस्तान से कनेक्ट करता हो इस रीजन को। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुतबादिल रूट्स पे काम हो रहे हैं। शोंटर पास पे काम हो रहा है, शगरथम रूट पे अभी काम हो रहा है, साथ में चतराल से शंदूर से गिलगित तक की सड़क, यानी हमारे पास 3 मुतबादिल जमीनी रास्ते आ गए हैं। इसी के साथ साथ इंटरनेट की फराहमी भी बहुत बड़ा इशू था गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं तो वो अपने इलाके से, घर बार से या जहां से उनकी अपनी टीम होती है उनसे राबिता रखना चाहते हैं। तो हम इंटरनेट फैसिलिटीज को यहाँ पे बेहतर बनाने के लिए फर्स्ट टाइम हमारी हिस्ट्री में आप जानते हैं कि 4G ऑक्शन भी हो चुका हुआ है, जिसके नतीजे में इंटरनेट भी यहाँ पे इंशाल्लाह की सहूलत भी गिलगित बल्तिस्तान में हो जाएगी। अगर मैं मुख्तसरन नाम ले लूं तो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन पेजू रोड है, पेजू रोड फाइनल स्टेज पर है, उसकी अभी टेंडरिंग होने वाली है, जिसके नतीजे में आप कैटू तक एक्सेस मिल जाएगा जमीनी रास्ते से, और वहां तक हम एक्सेस देने के लिए तैयार है जहां इकोसिस्टम डिस्टर्ब न हो, क्योंकि ग्लेशियर है, हमने इस इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो एक पेजू रोड है जो शिगर वैली से होता हुआ वहां केटू के करीब तक जाके हमारे टूरिस्ट के लिए एक्सेस मिल जाएगी। इसके साथ साथ शगरथम रूट का मैंने आपको जिक्र किया, और आप फेरमेडूज तक भी हमारे पास कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था। टूरिस्ट आते थे तो खच्चर पे, घोड़े पे बैठकर वहां तक चले जाते थे। उस एक्सेस को यकीनी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ में जितने टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनको, उनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर होगी, उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। फर्स्ट एड के हवाले से भी हम पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। टूरिज्म पुलिस जो है उनको भी हम यहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं, ताकि हमारी पुलिस जो है वो टूरिज्म को और टूरिस्ट को सिक्योर करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए और उनको सर्विसेज देने के लिए उस सिस्टम को, पॉलिसिंग के निजाम को भी हम बेहतर बना रहे हैं। वजीर मुवासलात तो मसाइल के जल्द हल के दावे कर रहे हैं, ताहम वहाँ के अपोजिशन रहनुमाओं की राय उनसे जरा मुख्तलिफ है। आइए उन्हीं की जबानी सुन लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम जो कनेक्टिविटी की बुनियाद है वो कराकोरम हाईवे के ऊपर डिपेंडेंट है। कराकोरम हाईवे जो गिलगित बल्तिस्तान में तामीर हुई, इनिशियली ये 80s में इसकी बुनियाद 70s में रखी गई थी। भुट्टो साहब ने अपने दौर में कराकोरम हाईवे की बुनियाद रखी थी, तो कराकोरम हाईवे की कंस्ट्रक्शन हुई। उसके बाद उसकी अपग्रेडेशन भी जब सिप की एक्टिविटी शुरू हो गई तो फिर 2008 में कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन हुई है। वो जाके 9-10 तक अपग्रेडेशन मुकम्मल हुई, और इस दौरान अताबाद डिजास्टर भी हुआ, और अताबाद डिजास्टर की वजह से उसको जो टनल्स का कंसेप्ट आया पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में ही टनल्स की भी तामीर मुमकिन हुई, और अताबाद को भी जो लेक थी उसको क्रॉस करने के लिए जो तामीर हुए, टनल्स तामीर हुए। कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियाहत का एक सिलसिला शुरू हो गया, और कनेक्टिविटी थोड़ी सी सर्टेन हो गई, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोग किस सियाहत के शोबे से के अंदर से मतलब इनकम जनरेशन लोगों की, पब्लिक प्राइवेट के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू की, और उससे थोड़ी बहुत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रोजगार के जरिए पैदा हो गए। उसके बाद से बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स थे। जेसीसी की मीटिंग थी, 6th या 7th मीटिंग थी, उसमें
कराकोरम हाईवे से लिंक करना था मगरबी रूट के लिए, जो कि गिलगित चंदूर से होते हुए चकदरा से स्वात से होते हुए ये DI खान तक जानी थी। इसके ऊपर भी मतलब कंसेप्ट फील्ड में आया था और उस प्रोसेस को रिसेंटली जाके मौजूदा हुकूमत ने उसका टेंडर किया और ये भी गिलगित बल्तिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का शगरतन के जरिए से अस्तौर मिला के अस्तौर के जरिए से मुजफ्फराबाद को लिंक करने का भी एक मंसूबा चल रहा है, वो भी इन प्रोसेस है। उसके ऊपर भी कोई अगर वो कनेक्ट हो जाता है, तामीर हो जाता है, तो उस सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे लोगों का गिलगित बल्तिस्तान में एक्सेस होने का मतलब एक्सेस करने का एक रास्ता मुयसर होगा। और गिलगित हेडक्वार्टर से मुख्तलिफ अजला के लिए जो कनेक्टिविटी के मंसूबे थे वो भी उस पार्टी के दौर में। हुकूमत और अपोजिशन दोनों का मौकफ तो आपने सुन लिया। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे सड़कों की बदहाली से जन्म लेने वाले दीगर मसाइल की। हमारे साथ रहिएगा। बैक शुमाली इलाका जात की सड़कें तो बदहाली का शिकार है ही, मगर होटल इंडस्ट्री भी शदीद मुतासिर है। होटल मालिकान का कहना है कि पहले कोरोना वबा के बायस उनका कारोबार मुतासिर हुआ और अब सड़कों की अपग्रेडेशन न होने के बायस सियाहों की आमदोरफ्त भी न होने के बराबर है। आइए उन्हीं से जानते हैं। हम गजर के जितने भी होटल्स मालिकान है, हम तकरीबन ये 2-2.5 सालों से कोरोना की वजह से हम डिस्टर्ब हो चुके हैं, हमारे बिजनेस रुक गई है। तो अभी जो है पिछले जो है कई दिनों से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और GB की गवर्नमेंट ने जो CPEC का हमें जो ये रोड दे दिया है, हम बड़ी मशकूर है हम पे मेहरबान होके। अलबत्ता हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रोड जितना हुआ जल्दी से काम स्टार्ट हो जाए। इसकी टेंडर भी हो चुका है ऑलरेडी, हम इससे 2-3 साल पहले कोरोना की वजह से स्टॉप हो चुके हैं। साथ साथ जो है हमारे रोड बहुत पहले से खराब है, इधर टूरिज्म आ नहीं रहे इस रोड की वजह से। तो हम अपनी गवर्नमेंट को ये पुरजोर अपील करते हैं कि जितने जल्दी हुआ तो इस रोड का काम स्टार्ट कर ले। हमने करोड़ों रुपए खर्च करके हमने यहाँ पे होटल्स बनाए हैं और ये 2 साल कोविड की वजह से टूरिस्ट का फ्लो बहुत ही कम हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग करोड़ों के नुकसान में चले गए हैं। इससे भी बढ़कर ये जो गिलगित छतराल जो रोड है इसकी हालत तो बहुत ही खराब है और गाड़ी का तो यहाँ पे चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस गिलगित छतराल एक्सप्रेसवे को बनाया जाए ताकि यहाँ पे टूरिज्म आ सके और होटल इंडस्ट्री की भी फायदा हो, यहाँ के लोगों का इनकम भी जनरेट हो। गिलगित, स्कर्दू, चिल्लास और गिदर के नाम तो आज ज़बान ज़दो आम हैं, मगर इन इलाकों से मुल्हिका कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां पर आज भी आम गाड़ी जा नहीं सकती और सियाहों को वहां पर पहुंचने के लिए जीप किराए पर लेना पड़ती है। मगर इन जीपों के गैर मामूली किरायों की वजह से सियाह इनमें सफर करने से कतराते हैं। जब इस हवाले से हमने ऑफ रोड ड्राइवर से बात की तो उन्होंने भी सड़कों की बदहाली को ही दोष दिया। हमारा रोड सारा खराब है, तो बिल्कुल कच्चा से कच्चा है और हमारा किराया बढ़ता नहीं है, बल्कि घटता है कि बढ़ता नहीं। तो सारा जो तरकोल जो बनाया है उसके ऊपर पानी डालते हैं। हमने कितने बार हमने बताया कि भाई ये पानी को थोड़ा अपना कूलिंग को लगाओ और ये हमें नज़र में आता ही नहीं है। तो लिहाजा हमारा किराया भी कम है, तो इसलिए गवर्नमेंट को हमारा अपील है कि हमारा किराया बढ़ना चाहिए। तो और हम क्या बताएंगे, रोज़ाना हमें चालान करते हैं और टायर बढ़ गया, मोबलेन बढ़ गया। जो मोबलेन 600 रुपये का मिलता था अभी वो 1100 पर पड़ा है। जो टायर हमें 20,000 का मिलता था वो अभी 40,000 रुपये का मिलते हैं। अच्छा, जो बैटरी हमें 7,000 का मिलता था वो हमें 15,000 का मिलता है और हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये चिलास से लेकर दासू तक रोड बहुत ख़राब है। इसमें हमारे गाड़ियों के बहुत सारे काम निकलते हैं, खुसूसन टायर फटने का अक्सर बहुत चांस ज़्यादा होता है। उसकी वजह से हादसात भी बहुत होते हैं और पैसेंजरों को भी काफ़ी टाइम लगता है, उसकी वजह से गाड़ियाँ रुकती भी बहुत हैं। हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पर इन रोड को लोगों के लिए चलने के काबिल बनाया जाए, उनकी मरम्मत की जाए और इन रोड को फौरी तौर पर बनाया जाए। मैं कल ही इस्लामाबाद से आया हूँ। ततो के मकाम पर ये रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है और चिलास से लेकर दासू तक बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, बहुत ज़्यादा टूट फूट है और
پانی میں کھڈوں کی وجہ سے کل ہی ایک ڈاکسن پھنسی تھی، وہاں ٹریفک جام تھی اور تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اس کو وہاں کھڈوں سے نکالا گیا. تو اس پہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. تقریریں بھی سن رہے ہیں، وعدے سن رہے ہیں، لیکن عملی کام ابھی تک نہیں ہوا ہے. آئے روز ان تمام روڈوں پہ حادثے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، انسانی قیمتی جانوں کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ فوری طور پر ان روڈ کو لوگوں کے لیے چلنے کے قابل بنایا جائے، ان کی مرمت کی جائے اور ان روڈ کو فوری طور پر بنایا جائے تاکہ لوگوں کی جو سفری سہولیات ہیں وہ میسر ہوں. یہاں پر کھنڈرات اور کھڑے زیادہ ہیں، زیادہ تر ڈراور حضرات اور مسافروں کو مطلب یہاں پہ چلنے پہ دشواری ہوتی ہے. لہذا حکومت وقت سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ جلد از جلد ایکسپریس وے کی صورت میں یا دیگر مطلب اس کی ریپیئرنگ کی صورت میں اس روڈ کا مطلب روڈ کو بحال کیا جائے. یہ ہم اپیل کرتے ہیں. باقی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ دن بدن یہ اوگرا کی قیمتوں میں بڑھاؤ آتی ہے، بڑھتا جا رہا ہے اور کمی میں مطلب 4 روپے کمی ہوتی ہے، بڑھتا ہے تو 15 روپے بڑھتا ہے یا 20 روپے بڑھتا ہے. اس سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارا مطلب یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ اوگرا کی قیمتوں میں جلد از جلد کمی کی جائے اور ہمارا یہ روڈ اگر نہ کرنے کی صورت میں ہم احتجاجاً روڈ کو بند کر دیں گے اور اس وقت حکومت کو مطلب بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. کلاس میں ہمارے نمائندے مجیب الرحمان موجود ہیں. آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے یہ آف روڈ ڈرائیورز اس قدر زیادہ کرائے وصول کر رہے ہیں سیاحوں سے اور سیاح بھی پریشان ہیں. جی دیکھیں، جب بھی سیاحت کی بات آتی ہے تو گلگت بلتستان کا خیال ذہن میں آ ہی جاتا ہے. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان ایک دور افتادہ پہاڑی اور دشوار گزار علاقہ ہے اور یہاں کے سیاحتی مقامات تک رسائی کے لیے 4x4 جیپ کی ضرورت پڑتی ہے. اکثر سیاحوں کی یہی شکایت رہتی ہے کہ گلگت بلتستان میں جو جیپس ہیں ان کا کرایہ انتہائی زیادہ ہوتا ہے. آج ہم اس حوالے سے یہاں کے مقامی ڈرائیور اور جیپ مالکان سے بات کرتے ہیں کہ کرائے یہاں پر کیوں مہنگے ہیں. یہ روڈ ایسا ہے، وہاں پہ گاڑیاں آسانی سے نہیں چڑھ سکتی ہیں. عام ہلکا گیئر پہ وہ چلتی نہیں ہے تو اس پہ فرسٹ اسپیشل پہ جانا پڑتا ہے. تو فرسٹ اسپیشل لگا کے جب گاڑی نیچے سے چڑھتی ہے 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو تیل خرچ ہونے کی وجہ سے اس پہ ہم جو کرایہ ہم جو لیتے ہیں پیسنجر اور ٹورسٹ سے، وہ اس سے تقریباً وہ ہمارا جو لیتے ہیں وہ بھی ہم کم لیتے ہیں. میری جو جیپ ہے اس کے پارٹس بالکل نہیں ملتے ہیں. اس کو ٹھیک کرانے کے لیے ہمیں یا نیچے شہروں میں جانا پڑتا ہے. کل میری اس کی ایک بیرنگ گئی تھی، وہ کوئی تھی 2500-3000 ہزار کی ایک بیرنگ تھی. مجھے اس کے لیے 10-15 ہزار خرچ کر کے نیچے جا کے ڈون ایریا میں اسلام آباد پنڈی میں گھوم پھر کے 5-7 دن لگا کے پھر مجھے وہ بیرنگ ملی. پھر میں لے کے آیا یہاں مقامی ورکشاپ میں نے وہ بیرنگ فٹ کرایا. ہم 4 مہینے اس میں کام کرتے ہیں سیزن میں اور باقی 8 مہینے ہم گھر میں رہتے ہیں. تو اس میں کوئی 8 مہینے ہمارے گاڑی کھڑی ہوتے ہے. اس میں ٹائر بیٹری وغیرہ سارا مطلب ڈش ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. پھر اگلے سیزن میں ہم پھر اس کو بناتے ہیں. پھر مالک کو اپنا تنخواہ خرچہ بھی نکالنا ہوتا ہے. اس میں ہمارا اپنے بس گزارا ہوتا ہے. ہمارے لیے مشکلات ہے کہ روڈ صحیح نہیں ہے، گاڑیاں خراب ہوتی ہیں، یہاں کوئی ورکشاپ نہیں ہے. پھر سال میں 1-2 دفعہ ہم نے جا کے دوسرے کنٹری میں جا کے گاڑیوں کو بنانا پڑتا ہے. یہاں کوئی ورکشاپ نہیں ہے گاڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے، روڈ خراب ہیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں کے جیپ مالکان اور ڈرائیور کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان کا سیزن انتہائی مختصر ہوتا ہے اور پہاڑی اور دشوار گزار راستوں کی باعث ان کی جیپوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور ان کی مرمت پر سالانہ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. جی آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے ان تمام تر مسائل کو اجاگر کرنے کی جن کا سامنا وہاں جانے والے تقریباً ہر سیاح کو کرنا پڑتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت وقت نے جن منصوبوں کو ان علاقوں میں شروع کر رکھا ہے ان کو کب تک پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. ایک مثبت بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی سیاحت کے فروغ میں پیش نظر آتے ہیں. امید ہے جلد ہی ان مسائل کا ادراک بھی کر لیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.